Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will start physics chapter number 2 kinematics. Short answer questions. Question number 1, define scalar and vector quantities. स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ आपने बतानी है. स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें जस्ट उनके मैग्नीट्यूड से आप उन क्वांटिटीज़ को जो है वो मेजर कर सको या फिर डिस्क्राइब कर सको. लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो ये होती हैं, वेक्टर का नेम ही शो करता है कि उससे हमें डायरेक्शन भी पता होती है. यानी कि a scalar quantity is that physical quantity which can be described completely by its magnitude only, while a vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe it completely. यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है. ये आप डिफ्रेंशिएट में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन में भी आ सकता है. और आपको नोटबुक से बताने का मकसद ये होता है कि आपको प्रेजेंटेशन भी आए, क्योंकि बोर्ड में जब आप पेपर्स देते हैं तो एक तो आपका टू दी पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा आपकी प्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती है कि आपने अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे किया है. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं. गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ दोनों के लिए 5 एग्जांपल्स देनी हैं. तो ये देखें मैंने यहाँ लिख ली हैं. एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ आर. स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स में आ जाता है डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर. ये सब वो हैं जिनको हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड से यानी इनकी शिद्दत से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. वाइल द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेट एंड फोर्स. और ये सब वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें इनकी डायरेक्शन का भी पता होता है. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स. की वेक्टर्स की एडिशन के लिए हेड टू टेल रूल जो है उसकी आपने स्टेटमेंट बतानी है. इसमें फिर स्टेटमेंट बताएंगे. टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स such that the head of one line coincides with the tail of the other. The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector. यानी कि आपने एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है कि जो हेड है एक लाइन का वो कोइंसाइड करे टेल ऑफ दी अदर, यानी कि एक का हेड और दूसरी जो टेल है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करें. तो इसको बोलते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का हेड टू टेल रूल. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स. वट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ. दो किस्म के ग्राफ उन्होंने हमसे पूछते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ. उन्होंने हमसे दोनों पूछे कि इनका आपने डिफरेंस भी बताना है या फिर आपने इनको डिस्क्राइब भी करना है. हम लिखेंगे अ ग्राफ डेट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वाइल अ ग्राफ डेट शोज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ. यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो ग्राफ होगा जिसमें किसी भी बॉडी ने जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा हम वो शो कर रहे होंगे, और स्पीड टाइम ग्राफ वो होगा कि किसी भी बॉडी कि किसी भी मूविंग बॉडी की जो जितने टाइम के अंदर जितनी स्पीड मौजूद होगी या जितनी स्पीड पर वो कांस्टेंट या फिर इन कांस्टेंट स्पीड पर वो जा रहा होगा, उन दोनों को रिप्रेजेंट करने को कहेंगे उनका स्पीड टाइम ग्राफ. हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं. फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सीलरेशन. यानी ज़मीन पर गिरने वाली तमाम चीज़ों की तकरीबन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है. डज दिस इम्प्लाई डेट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट. क्या ऐसा हो सकता है कि जो वजनी ऑब्जेक्ट होगा वो लाइटर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा जल्दी गिरेगा, या फिर एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है? ठीक है, इसका हम आंसर लिखेंगे नो, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ सरफेस. दिस मीन्स बोथ हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स विल फॉल एट द सेम रेट. यानी कि जो अर्थ की एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब होता है कि कभी भी चेंज नहीं होती है, ये कांस्टेंट है. अब लाइटर ऑब्जेक्ट हो या फिर हैवियर ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों ने सेम रेट से ज़मीन के ऊपर जो है फॉल करना है, और उनका जो भी वेट का इशू होता है कि वेट कम या ज़्यादा होना जो है वो एक्सीलरेशन पर असर नहीं करता, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल कांस्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं. द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस. हाउ इज दिस डायरेक्शन इंडिकेटेड. हमने उन्हें बताना है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को स्केलर नोटेशन में लिखने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी स्केलर में लिखा भी जाए और उनकी इंडिकेशन भी इंडिकेट की जाए. तो आंसर देंगे व्हेन वी राइट अ वेक्टर क्वांटिटी इन स्केलर नोटेशन. जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर नोटेशन में लिखते हैं बट नॉट इन बोल्ड, देन डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय सिंबल सच एज एन एरो. ये हम एक एरो का साइन बना देते हैं जो कि डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. और टेल द डायरेक्शन बाय टेक्स्ट ई.जी. एक्सीलरेशन टुवर्ड्स वेस्ट, या फिर हम लोग टेक्स्ट से भी बता सकते हैं कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट या साउथ में से उसकी डायरेक्शन कौन सी है.
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं. अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म, गिव रीजन. उन्होंने पूछा एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है कि इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, आपने इसका रीजन बताना है. तो हम इसका आंसर बताएंगे नो, यूनिफॉर्म स्पीड ओनली मीन्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, बिकॉज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी जो है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए. और ये एक जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दोनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है जबकि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं. इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सीलरेशन, क्या एक बॉडी के लिए एक्सीलरेशन जो है वो गेन करना पॉसिबल है व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है कांस्टेंट स्पीड से चाहिए. मैं आपको एक बात बता दूं, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ बॉडी, यानी कि यहाँ पे आंसर की तरफ आते हैं. फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज जीरो. जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं हो रही. और अगर एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं हो रही तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए एक्सीलरेशन जीरो होगी. और इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी जो है, जब एक्सीलरेशन की जीरो होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो पॉसिबल है. कांस्टेंट स्पीड पर आते हैं. फॉर कांस्टेंट स्पीड एक्सीलरेशन इज पॉसिबल, इसके लिए एक्सीलरेशन पॉसिबल है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, यानी कि जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सीलरेशन भी चेंज होगी, और इस वजह से कांस्टेंट स्पीड जो है वो पॉसिबल है.